बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के प्रोग्राम में कुछ ख़बरें भी हैं और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हुई उन पर भी बात होगी, साथ ही साथ कुछ दीगर ख़बरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे और हमारे मेहमान भी प्रोग्राम में आगे चल के में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आगाज़ हमारा पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। सो नाज़रीन, आज का पैगाम क्या है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स में तवाज़ो और इनकिसारी होती है वो बंदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तवाज़ो इनकिसारी का मतलब ये होता है कि इंसान के पास इल्म भी हो, दौलत भी हो और इंसान के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुख्तलिफ़ नेमतें मौजूद हों, लेकिन वो उन नेमतों पर ख़ुद दावा करने के बजाय और उसका मालिक ख़ुद को साबित करने के बजाय वो हमेशा उसके निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ करे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इल्म दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको माल व दौलत दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मुख्तलिफ़ नेमतें अता की, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में झुका रहे। हदीस पाक के मुताबिक कि जो शख्स भी तवाज़ो इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया और आखिरत में बुलंदियाँ अता करता है। तो तवाज़ो का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इंसान अपने आप को बेबस बेकस दुनिया के सामने रखे या अपने आप को आजिज़ बनाकर दुनिया के सामने पेश करे, बल्कि तवाज़ो का मतलब ये है कि इंसान दुनिया में इस अंदाज़ से रहे कि लोगों में उसकी एक इज़्ज़त और उसका मकाम और मर्तबा भी हो, लेकिन वो फिर भी अल्लाह की बारगाह में अपने आप को इसलिए झुकाए रखे कि जो कुछ भी उसके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और वो जब चाहे अपने बंदे से ये सब कुछ छीन भी सकता है। जी तो नाज़रीन, ये थी जी आज की हमारी अच्छी बात, आज का पैगाम। यानी हमारे जो स्कॉलर हैं उन्होंने एंडिंग कहाँ पे की कि जब चाहे अल्लाह ताला ये सब चीज़ें छीन भी लेता है, जब चाहे बहुत कुछ नवाज भी देता है। तो अभी कुछ हमें हालात भी ऐसे लगे हैं, कहीं से छीना जा रहा है, कहीं पे नवाजा जा रहा है, कहीं अल्लाह ताला मेहरबान हो रहा है और कहीं हमें नवाजिशात जो है होती नज़र आ रही हैं। ख़बरें हमारे पास हैं, उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ख़बर क्योंकि एक ही है इसलिए मैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाऊँगी ही नहीं। तो हमारे रिपोर्टर्स आज मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये खुशी है, मुस्कुराहट है, अंदर की खुशी है, क्या है? मैं सबसे पहले आगाज़ कर लेती बट साहब और दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? हाल बाद में पूछिएगा, पहले मैं यहाँ से आगाज़ मैं खुशी की पंजाबी दा एक शेर जे, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन भी मरंदा शौक सी। आगे आओ हुन। नहीं, जब आपने छेड़ी दी है बात तो फिर अब उनको तो आज लीड स्टोरी, क्योंकि लीड स्टोरी जो है हमारी वो लाहौर के हर बंदे को आज तकरीबन याद होगी, तो उस पर बात स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्ट। चलें जी, लीड स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना दिया है। हमजा हुकूमत काबीना समेत ख़त्म हो गई। थोड़ी देर तो वेट करने देते। अभी परसों शायद रात को काबीना जो थी पूरी सब वज़रा ने हल्फ लिया और कुछ लोग तो बड़े हमें खुश भी नजर आए। बट साहब क्या हुआ है? ये क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कुछ भी नहीं हुआ ना। देखे ना, मैंने तो पंजाबी दा शेर तुहानू पढ़ के ही वैसे सुनाया कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन भी मरन दा शौक सी। तो ये हुआ, सिंपल बात है। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। ये तो देखे दीवार के ऊपर लिखा हुआ था, नोश्ता दीवार था, ये होना ही था। तो अगर आप को नज़र नहीं आता, वैसे ना आयशा माजरत के साथ मैं आपको बताऊं जो कुछ हुआ ना नून लीग के साथ, जो कुछ हुआ मेरी ज़ाती राय में, मेरे इदारे की राय नहीं, ये मेरी ज़ाती राय है, बिल्कुल सही हुआ है, मेरिट पर हुआ है। वो इसलिए मेरिट पर हुआ है कि जब आपको पता है कि हालात इस तरह के, तुहानू प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक भी है, तुहानू वज़ीर आला लाने का भी शौक है, तुहानू सारिया चीज़ें अपने हाथ से लैन का शौक, महंगाई आपसे कोई कंट्रोल नहीं, कोई आपका वो पेपर वर्क नहीं था, कोई आपने लेग वर्क नहीं किया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन मुझे
एक के बाद एक मिनट बाद जो ये डेवलपमेंट्स हुई और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, आपको कभी पता चल रहा है कि जी काबीना की हल्फबर्दारी तकरीब हो रही है, अगले दिन आपको पता चल रहा है अदालती अहकामात आ गए, दोबारा से जो है वो वज़ीर आला के हवाले से मुंतखब होने के हवाले से फैसला होगा, फिर अब नई काबीना की तश्कील। दुरनायाब ये हो क्या रहा है? इतने बड़े लेवल के फैसले, पलक झपकते ही कुछ हो रहा है, पलक झपकते ही बात चेंज हो रही है, पलक झपकते ही फैसले का इंतजार हो रहा है। ये ना किसी के अना को तस्कीन पहुंच रही है और किसी की जो ईगो है वो हर्ट हो रही है और मुल्क जो है वो किस दहाने पे खड़ा है, किसी को ये सोच नहीं आ रही। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर किसी के पास इस मईशत की डूबती कश्ती को निकालने का कोई रोड मैप है तो दे दे, आ जाए फिर। और अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह मैं होता तो मैं कहता जी वेलकम, आप आएँ, आपको हम खुद हेल्प देते, आके मुल्क संभाले ज़रा जिस स्टेज पे पहुंच गया है। और जो अदम फैसला साजी की जो रवायत यहाँ पे बहुत अरसे से चल रही है, पिछले 3-4 सालों से, कि फैसला कोई नहीं करता और जो फैसला करते हैं उसको दबा के बैठ जाते हैं। और जितनी एग्रीमेंट्स इन्होंने IMF के साथ किए और डिले किए वो अपनी जगह। लेकिन बात आते हैं कि अब सवाल ये है, जो 3 सवाल मैं रखूँगा कज़ाफ़ी भट्ट साहब के सामने, क्योंकि हमने इनको लास्ट प्रोग्राम में बड़ा मिस किया है कि अब इनकी जो असल में रिपोर्टिंग करते रहे, मैं इसलिए इनकी जमात कहता हूँ कि अब इनकी जमात को मोहतरम हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया पे एतमाद बहाल हो जाएगा। हाँ। जो वो हमेशा कहते थे, अगर अभी भी नहीं होगा तो फिर कब जिस तरह की वो बयानबाजियाँ करते रहे, जिस तरह की वो बातें और जिस तरह वो काफिले लेके सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम्स में दाखिल होते रहे, तो क्या अब ये कल वाले फैसले के बाद ठहराव आ जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, ये सिस्टम जो है वो कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, कितने हफ्ते चलेगा? क्या अभी फिर पलक झपकते? अच्छा, मैं ये सवाल ऐसे नहीं पूछ रहा क्योंकि इनके पास जवाब है। और तीसरी बात ये है कि साईं जो हमारे थे, गुजार साईं, वो ताबेदारी क्या अभी क्या सुन लिया आपने कि असल देखिए फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो जो वर्डिक्ट देना था दे दिया, वो मेरिट पे है या नहीं है वो अभी ये बातें चलती नहीं, कि वो हमारी करने वाली बातें नहीं है। लेकिन मेरे 3 सवाल वैलिड है, क्या साईं जो हैं वो अब चौधरी साहब साईं की तरह ताबेदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? यहीं से स्टार्ट करें ना। अच्छा, मुझे इस तरह दुरे कर रहा है जिस तरह मैं पार्टी का उनकी सोच में, लेकिन ना मैं आपको फैक्ट बताऊं, दुरे ने बड़ी गहरी बात की है, जो अगर कोई इनकी बात समझ, आपने भी बड़ी गहरी बात की, लेकिन आप जरा थोड़ा सा उसको मुस्कुरा के ज्यादा लाइट लेगी। देखिए अब फैसले जो उनसे है ना वो घंटों की बुनियाद पर होने हैं, आगे भी घंटों की बुनियाद पर। टीवी चैनल हमने नहीं बदलना, आप यकीन माने मैं चलते फिरते घर में न्यूज चैनल ऑन करके बैठी रहती हूँ कि आपको पता ही नहीं चल रहा है 1 मिनट बाद कुछ और हो रहा है। आप पता लगे आप किचन में चाय बनाने से वापस आए तो कोई और ऐसे हो रहा है। अब आगे जो मुल्क के किस्मत के फैसले हैं, जो साईं हैं हमारे जितने भी, वो उन्होंने फैसले तय कर लिए हुए हैं और घंटों की बुनियाद पर ये फैसले होंगे, घंटों की बुनियाद पर सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और किस तरह चलेंगी ये अब आपके सामने है। जो बात रह गई, आप ये देखिए कि कुछ हो ना हो, अवाम का तो आप छोड़ देना, अवाम को किसी ने नहीं पूछना है। लेकिन जो फैसला साज कुव्वतें हैं ना, उनके लिए ये रोटी, पेट्रोल, रोजगार, ये उनके लिए उनके मसाइल नहीं है। देखिए उनके पास सारा कुछ मौजूद है। जो फैसला साज कुव्वतें, माजरत के साथ मैं कंटेम्प्ट लगती है, कोई बुरा लगता है किसी को, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इन फैसला साजों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें कल 3 घंटे तक जो फैसला रोकी रखा गया, वाईफाई ख़राब है, फलां चीज़ ख़राब है, क्या था दरमियान में भाई? कुछ चल रहा था वो। अब मैं और दूरे बात करेंगे तो बात बड़ी दूर तक चलेगी। देखिए लोगों को ये समझ लगती है। जहाँ तक रह गई साईं बुज़दार की, तो सर ये तो सीएम साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने साईं 2 बनना है या साईं रहना उन्होंने, या उन्होंने वाकई ये बताना है कि वो पंजाब के। ये जो टाइम फ्रेम किसी भी वजीर आला को दिया जा रहा है, परफॉर्म करने का तो टाइम ही नहीं है। अब जो बैठ रहा है वो अपनी सीट पे जाने के लिए दुरे ने आप सिर्फ काम कर रहे हैं। जितना तो मैं चौधरी साहब को जानता हूँ, उनके ख़ानदान को 14 साल की सहाफ़त के दौरान मैंने किया, वो एक वज़ादार आदमी है, बिल्कुल, और इंतहाई वज़ादारी रखते हैं। माजरत के साथ हमारे कुछ पीटीआई के लोग जो है ना, वो ना वज़ादारी रखते हैं और ना इमरान खान साहब को वज़ादारी की तरगीब देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल लीथल कम्बिनेशन बन चुका है और ये कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो मामला जो हैं ख़राब होंगे। क्योंकि वाकई बुज़दार साहब तो देखे ना आप, घंटों की बुनियादों पे बनी गाला जाते थे, हर 3 घंटे बाद एक जहाज़ उठता था और बनी गाला फैसला कोई जाता था और आ जाता था। तो मेरा नहीं ख्याल अगर सुबह चलाना है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस तरह से इतना ज़्यादा जो है वो इंगेज होंगे। और रही बात कि अब फैसले कहाँ होने हैं, फैसले तो नज़र आ रहे हैं और फैसले हो भी रहे हैं।
आप मत भूलें कि अभी भी मुस्लिम लीग नून के पास वफाक में बहुत सारे पत्ते मैं यही मौजूद पूछने हैं। वाली थी, अब ये जो विफाक से फैसले आएंगे, पंजाब में हुकूमत कोई और है, क्या बनेगा? अब फैसले बीच में ही लटके रहेंगे? कल से वो बहसें शुरू हो गई है ना कि वो कह रहे हैं जी कि अब हम सोच रहे हैं कि कुछ किसी बासर किसी इदारे के जो है ना वो इख्तियारात महदूद कर दें, हम कर सकते नहीं हैं। वो कह दिया है, वो देखो वो टीवी स्क्रीन पर बहुत चला चले, मैं कहता हूँ कि मैं किसी की इज्जत को मलूज़े खातिर रखूँ क्योंकि मैं थोड़ा लिहाज करता हूँ। नहीं तो लिहाज वाली वैसे बात रह कोई नहीं गई है, चले तो जो बाकी हाल फिर पैदा हो गई है। ऑप्शंस विफाक के पास क्या है, असल तो फिर उस तरफ आए ना देखिए कि अभी अब options अभी क्या हैं अभी उनके एक ऑप्शन, एक और भी ऑप्शन बाकी है, अभी एक और भी ऑप्शन बाकी है जो कल से बड़ी मुहिब्बम अंदाज में जो है ना वो डिस्कस हुई है। देखें इमरान खान जो मुनहरिफ अरकान है जिनको डी सीट किया गया, उनको किस बुनियाद पर डी सीट किया गया? उनको डी सीट किया गया जो पार्टी के हेड हैं उनके लेटर के ऊपर कि जी इन्होंने पार्टी हेड की बात नहीं मानी। अब हमारे इदारे के आगे वो कुछ भी हैसियत नहीं थी, लेकिन अब अगर चौधरी शुजात साहब जो डिस्कस हो रही है, मैं नहीं कह रही जो डिस्कस हो रही है आम, चौधरी शुजात साहब यही लेटर लिख दें इलेक्शन कमीशन को कि जनाब पार्टी हेड ने जो हदायत दी थी अरकान को, उन हदायत और के ऊपर पार्लियामेंट लीडर को भी पार्लियामेंट लीडर को भी उनके ऊपर वो अमल दरामद नहीं किया गया। तो देखें एक वो पंजाबी फिर नवा कटा खुल गया ना, वही ना, एक और मसला खड़ा हो तो जाता 10 है। बंदे घर चले गए। हाँ। देखिए ना 10 बंदे डी सीट हो गए ना, अब ये केस चलेगा जो कुछ भी है, अगर वो लिख देते हैं। अभी तक तो वैसे कोई चीज़ ऐसी सामने अभी आई नहीं, अभी तो चौधरी साहब ने हलफ उठाया, अभी तो वो वही साई वाली बात है, वो अब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अब ये भी उन्होंने फैसला करना। मैंने पहले कहा मैं बिल्कुल वाज़ेह अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भट्ट साहब जो है ना वो पंजाब में गवर्नर राज की इमरजेंसी वाली बात पर ऑप्शन पे आएंगे। मैं नहीं वो मैं इसलिए नहीं आया। 5-6 ऑप्शंस हैं। बहुत लोग इस ऑप्शन पे जो थे वो गौर कर रहे थे। मैं तो लोगों के स्टेटस पढ़ के एक मिनट में तो लोग जो हैं वो एक्टिव, लेकिन मेरा नहीं ख्याल दुरे, मेरा नहीं ख्याल है ना कि गवर्नर राज की तरफ ये लोग जाएं। हाँ अल्टीमेट अगर इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर ना कर दिया गया इनको, तो फिर ये ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अभी मैंने मेरी रात तक जिन लोगों के साथ भी बात हुई है, अभी तक ये कोई चीज़ ऐसी है नहीं। हाँ लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप ये देखें कि सदर साहब ने फटाफट हलफ ले लिया। जब इनकी बारी थी तो ये देखें जो कुछ भी था, आप चीखे मार रहे हैं, आप कह रहे हैं, अदलिया भी कह रही है कि हलफ लें हलफ लें हलफ लें, नहीं लिया। नून लीग ने, आप देखें अदालत ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन करवाने, उसके बाद आप सीएम का इलेक्शन करवाने। मुस्लिम लीग नून ने कहा ओके सर ना, अच्छी बात है कि उन्होंने अदलिया के सामने अदलिया के, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, क्या ये जो दोगली पॉलिसी है, इस दोगली पॉलिसी से आप मुल्क को आगे ले जा रहे हैं? लेकिन एनी हाउ सारी चीज़ें अपनी तरफ। हाँ एक आखिरी चीज़ मैं जो ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, देखिए इमरान खान अब ये चाह रहे हैं कि वफाक के ऊपर चढ़ाई करती जाए। चढ़ाई कैसी होगी? वफाक नई जंग छिड़ जाएगी। वफाक उनसे घिर गया है, वफाक घिर गया है। इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान चाहते हैं केपीके से भी एक जत्था निकले, बड़ा जत्था निकले, ऐसे ही है। पंजाब से भी जत्थे निकल के जो उनसे हैं वो वफाक के ऊपर चढ़ाई कर ऐसे ही दे। है। लेकिन अब ये फैसला चौधरी साहब ने करना है कि क्या उन्होंने जत्थों के जरिए जो इमरान खान का प्लान है, जो कुछ भी उसके जरिए करना है, जो माजी में होता रहा, जो माजी में होता रहा, या उन्होंने अवाम को कोई रिलीफ देना। हाँ यानी अब चौधरी साहब की तरफ से हमें बड़े फैसले जो है वो देखने हैं। लेकिन ऑपोजिशन के कल के फैसले का जो रद्द-ए-अमल है वो भी डिस्कस करें। साहिबा ने ट्वीट भी किया और मुख्तलिफ हमें ऑपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से भी जो है वो मुख्तलिफ इजहार ख्याल करते नजर आए। बात करेंगे ब्रेक का, कहा जा रहा है ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद, आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से कहेंगे। अब जो फैसला कल आया उस पर रद्द-ए-अमल, मरियम साहिबा ने ट्वीट किया, क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? अच्छा, उनके ट्वीट से पहले एक बात मैंने वो भी देखी है कि कुछ ख्वाजा साहब रफीक साहब ने भी कहा है, उनकी बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और उन्होंने जो मानी खेज बात की है वो ये थी कि हमें मुश्किल फैसले करवा कर इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है, बस इसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं लिखा। तो असल बात तो ये है ना, ये चीज़ें चल रही हैं, मामलात हैं, वो भी यही कुछ रहा है, मामलात हैं। और अब मुस्लिम लीग नून को मेरा ख्याल एक दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि यूनाइट होने की ज़रूरत है। उनके अंदर जो घरेलू मामलात थे, आपस में जो बातें थीं कि जी ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके मामला ठीक नहीं है, अब वो सारी चीज़ें ज़ायल करने का वक्त आ गया है। दूसरी बात ये है कि आज नहीं तो कल जब मरना ही है तो फिर एक दफ़ा मरा जाए ना, रोज़ रोज़ मरने से तो कोई बंदा नहीं कहता। मैं तो अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं तो ये मशवरा दूंगा, और मेरा ख्याल भट्ट साहब भी मेरी सोच पे इत्तेफाक करेंगे कि रोज़ रोज़ मरने से बेहतर बंदा एक दफ़ा मर जाए।
तो वो कभी भी ये चीज़ ना समझें कि मामला जो है आज ख़त्म हो जाएंगे, अब हम ये कुर्बानी दे देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये टिकर चल रहे हैं कि अब वुज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीब होगी, ये बार बार तकरीबात जो हो रही हैं, बट साहब अखराजात कितने आ जाते हैं इन तकरीबात पर? देखिए आपने क्या करने हैं, नहीं पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन में इजाफा होना चाहिए। इतने सारे ढेरों वुज़रा जाते हैं, प्रॉपर हल्फ बर्दारी तकरीब होती है, ये जो इतने वसाइल का इस्तेमाल होता है, आवाम बेचारी रोने रो रही है, खाना नहीं। आप एक काम कीजिएगा, ये जब प्रोग्राम ख़त्म होगा ना, आप मुझे एक 4 लाइनों की ना सेक्ट इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एप्लीकेशन दीजिएगा कि आपको इस अखराजात की डिटेल चाहिए। तो वो जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है ना, वो हमें पाबंद है। आपको सब कुछ पता है बट साहब, इतनी मुझे डिटेल। अच्छा, करोड़ों में है। चलें, एक दिन का सेशन जो है ना वो कोई 2-4-5 लाख नहीं, की वो बात नहीं ये है। सेशन की बात नहीं कर रही है, वो कर रही है ये जो हल्फ बर्दारी तकरीब होती है, वुज़रा इकट्ठे होते हैं। देखिए हल्फ बर्दारी का आप इसको तकाबली जायजा ले लें। हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक सेशन पे कितना खर्चा आता है, फिर उनके TADs होते हैं, किस तरीके से वो आते हैं। अगर किसी के पास होटल नहीं है, आउटरीच है, उसको होटल का भी और ठहरने का भी पूरा सारा TAD दिया जाता है। एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 रोज़ कबल नई गाड़ियां वुज़रा के लिए आई, जो उस्मान बुज़दार साहब अप्रूव करके और खरीद कर देकर गए थे। सही कहा आपने। ठीक है, अभी कल वो वुज़रा के घर गई है, कल या परसों की रात की बात है कि जो नए वुज़रा अनाउंस हो रहे थे मुस्लिम लीग नून की गाड़ियां पहुंच गई थी, उनके घर पहुंच गई थी। अरे वाह, हूटे भी ले लेते हैं, हूटे भी लेते हैं। वो एक दिन सैर भी कर लेती, लेकिन वो आज गाड़ियां फौरी तौर पे वापस जा रही हैं। और ये भी किस्मत की बात है कि देखें उन्होंने अपने वुज़रा के लिए उस वक्त ली थी, लेकिन वो बतौर वज़ीर आला तो अपने वुज़रा को नहीं दे सकते, लेकिन आई उन्हीं के वुज़रा के हिस्से में जिनके लिए वो ख़रीदी गई थी। तो एक तो वो भी आप खर्च को इंक्लूड करें जो आप बात करना चाह रही हैं। अब रही एक सेशन की बात, एक सेशन का खर्चा जो है वो लाखों में नहीं होता, करोड़ों में होता है, लिहाजा वो सेशन का खर्चा इंक्लूड करें। उसके अलावा जो नए वुज़रा बन रहे हैं उनको एक एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी दी जा रही है, और गाड़ियों की जो कीमत पहुंच चुकी है, करोला गाड़ियाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल फेसबुक पे हर चीज़ और सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि गाड़ियों की कीमत डे बाई डे किस तरह बढ़ रही है। तो वो तमाम गाड़ियाँ दी जा रही हैं। उसके बाद नौकर चाकर हैं, ड्राइवर हैं, पेट्रोल है, फ्यूल है, फिर सरकारी रिहाइश गाहें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के वुज़रा पहले ही खाली कर चुके थे जब ये सारा मामला सेटअप स्टार्ट हुआ था, वो हैं। फिर अगर आप इस तरह करेंगे तो एक वज़ीर तो वो करोड़ों में पड़ जाएगा, और अगर 25 रुकनी है तो 25 करोड़ तो सीधे हो गए। अच्छा, ये वो हिसाब है कि 25 करोड़ से ज़्यादा ही चैलेंज हो सकता है, इससे नीचे चैलेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अभी जो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। अभी कौन सा महीना जा रहा है? जुलाई है। अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आ गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये तो बच्चे को पता है बट साहब, क्यों आप इशारों में बातें कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं क्यों इशारों में बातें कर रहे हैं? मैं महीने गिन रहा हूँ कि कितने महीने हैं, नवंबर आने में भी कितना टाइम बाकी है, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम रह गया। नवंबर में क्या होने वाला है? नवंबर में मौसम तब्दील होता है, मौसम बहुत देखिए ना, अच्छा होता है, अच्छा मौसम होगा, खुशगवार मौसम हो, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए जो उनसे वो किसी को ठंड ज्यादा लगेगी। जितनी गर्मी होती है ना, ये तो जितना भी चल रहा है, मानसून है, फिर आगे हवस के दिन है, फिर गर्मी तो है, इसलिए जो नई गाड़ियां ना, मेरा ख्याल है नई गाड़ियां है कुछ राज की जो ये राज में रख रहे हैं। नहीं, राज रूस कोई नहीं है। मेरा ख्याल टॉपिक चेंज करके मैं मौसम की बात ही कर लें तो बेहतर होगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो नई गाड़ियां जिनको मिलेंगी ना, जो वुज़रा बनेंगे, वो जून, जुलाई, अगस्त, बस अगस्त तक ऊँटे शूटे ले लें। अगस्त, हाँ ठीक है, अगस्त तक। अच्छा चलें, मैं सीरियस बात की तरफ आता हूँ, ये बातें कहीं और चली जाएंगी। बात ये है कि क्वेश्चन एक है कि अब इमरान खान साहब जो जनरल इलेक्शंस का बयानिया लेके चले थे, ये मुझे बता दें, ये वाकई जनरल इलेक्शन की राह हमवार हो रही है? अब हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। फिर हमने जनरल इलेक्शन के लिए 3 माह कबल इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। ऐसे ही तो मेरा ख्याल है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, अगर जनरल इलेक्शन होने हैं और अगर इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, नवंबर में बननी है ना, तो अच्छा तो नेक्स्ट मंथ जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ठीक है जी, अगर इन्होंने कहा जी कि हम नवंबर दिसंबर में जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो बातें आ रही है, जो बात गश्त आ रही है, तो उसके लिए तो फिर अगला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगस्त में बनेगी फिर। जी, फिर अगस्त में आपको अनाउंस करना पड़ेगा, और अगस्त का मिड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगस्त के मिड में इस चीज़ का तयन हो जाना चाहिए। अच्छा देखें, ये जो इन्होंने इलेक्शन की आप लोगों ने बात की ना, मैं आपको बताऊं, ये सारी जो पीडीएम के ऊपर सारा दबाव, जो सारा कुछ दबाव है, ये सारा दबाव ही इस वजह से है बुनियादी तौर पर कि हर तरफ से कि पीडीएम जो है वो इलेक्शन का अनाउंस कर दे।
अच्छा यही इमरान खान है, ये आपको दूर याद होगा, यही इमरान खान है जब ये इक़्तिदार कहते थे कि अगर नवंबर यानी कि 2023 से पहले अगर इलेक्शन हुए तो मुल्क जो उनसे है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही इमरान खान है जो कहते हैं कि नहीं, फौरी तौर पर इलेक्शन जो है होने चाहिए। अच्छा एक चीज़ और भी है, दूरे शायद मेरी बात की तायद करे, ये जो कुछ हो रहा है ना, मैं हमजा साहब के सर से पग उठा के चोई साहब को दे दी, और वफाक में हमजा साहब, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमजा साहब बड़े लोगों की उस सफ के अंदर कभी भी शामिल नहीं रहे। तय यही जो चीजें और जो हुई और जो फिर नजर आ रही थी और जो हुई भी कि वफाक के अंदर जो उनसे है वो शहबाज साहब रहेंगे और सूबा जो उनसे है ना वो किसी और लाइफली काफली उस वक्त था ना, अप्रैल की बात, हम अप्रैल में जाते हैं तो फार्मूला तो यही था जो उस वक्त तय हुआ कि ऊपर नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी और नो कॉन्फिडेंस के बाद ऊपर मुस्लिम लीग नून को दे दिया जाएगा और नीचे चौधरी परवेज लाई साहब को दे दिया। उसके बाद चौधरी परवेज लाई साहब ने जो फैसला लिया इंडिपेंडेंटली, चौधरी शुजात साहब आज भी ये गिला करते हैं कि मैं नहीं था उसमें, फिर वो ज़रदारी साहब ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आया कि एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, ऊपर से चौधरी साहब ने ट्रीटमेंट करके क्या सोचा कि उन्होंने मेरी वजारत आला जो पंजाब की एक वो डिज़ाइन की गई उनकी थी वो चीज़ ख़राब कर दी। तो इससे बज़ाहिर ये भी लगता था कि उस वक्त तो हमजा साहब भी ऑप्शन नहीं थे। अब जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही नहीं रहे तो फिर उसके बाद ऑप्शन क्या बनती थी, मुस्लिम लीग नून का कोई तगड़ा कैंडिडेट बनता था। और वक्ती तौर पे इनको, अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हमजा साहब को वज़ीर आला बना दिया गया तो कुछ इतलात है कि पीछे वो कोशिश करते रहे, मनाते रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि आप अभी भी हुकूमती धरे के साथ वज़ीर आला आ जाएं, मेहरबानी करें, ये चीज़ें चलने दें, आगे करने दें, लेकिन वो खैर अपनी जगह पे कायम थे, लेकिन चलते रहे। लेकिन दुरे है ना, एक चीज़ बड़ी वाज़े है, मैं आपको बताऊं, आप ये चीज़ देखिए कि नून लीग को इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वो नुकसान क्यों पहुंचा है? वो नुकसान इसलिए पहुंचा है कि जो बयानिया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का और मरियम नवाज साहिबा का, ओरिजिनेटर थे वो, जो यानी कि जिस बयानी के ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त खेल रहे हैं या वो खेल चुके हैं, वो बयानिया बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब का था, जिन्होंने, और उसको दरमियान में से जो है वो इमरान खान साहब ने उठाया और ले जाके गोल पोस्ट के अंदर गोल कर दिया। ऐसे ही है देखिए बुनियाद। अब इस बयानिए के ऊपर देखिए जो आपने बात की नून लीग के अंदर और दुर्रे ने भी बात की कि नून लीग के अंदर जो आपसी मामला था वो बुनियादी तौर पर इसी चीज़ के ऊपर, बयानी के ऊपर ही है। अब जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के जो लोग थे, ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ़ साहब, आपने जावेद लतीफ़ को नहीं सुना? जावेद लतीफ़ साहब मैं बिल्कुल सुना है, मैं वो बात नहीं करना चाहता था लेकिन अब व्हाट्सएप पे वही बातें मैं बात नहीं करता, लेकिन चूंकि सब लोगों ने सुना है कुछ बातें ऐसी जिसमें जुबान रुकती है। हम खुद मरियम साहिबा ने तो ओपनली, वो तो खैर वो किसी तरह ढके छुपे है ही नहीं। अब ये वो लोग हैं कि जो उस बयानिए के हामी थे, लेकिन इन लोगों को पीछे फेंक दिया गया। अब मामला खराब ही पार्टी के अंदर इस जगह से हुआ है कि अगर आप उस बयानी के ऊपर जो अभी भी डिस्कस कि हाँ, अगर हम उस बयानी के ऊपर कायम रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ना था नून लीग को। अब इस बयानी के ऊपर कम बैक कैसे करना है, असल चीज़ ये है कि ये बयानियाँ जो है, अगर हम ये कहें कि ये बयानियाँ ख़त्म हो जाएगा और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। इस बयानिए की ये चीज़ तो इमरान खान ने वाज़े कर देना कि ये जो बयानिया जो उन्होंने अपनाया है उसकी गुंजाइश मौजूद है और इसके ऊपर खेला जा सकता है। अब नून लीग ने इसके ऊपर कम बैक कैसे करना है ये देखना है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अब इसके ऊपर कितना पीछे जाते हैं और कितना आगे जाते हैं, मुश्किल भी है फिलहाल तो। बट सर मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। हाँ। फैसला देखिए, असल चीज है कि फैसला साजी की आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि जब आप फैसला कर लें, अब वो गलत है या दुरुस्त है, फिर आप डट जाएं। और बात ये है कि फैसले जो होते हैं ना वो मुश्किल होते हैं। हाँ। और फैसले करने पड़ते हैं, फैसले करने वाला ही सर्वाइव करता है, याद रखिएगा। अब पीटीआई गवर्नमेंट की तरह 3 साल 7 महीने दरमियान में रख के चीज़ें चला के जो आपने हाल देखे हैं कि ना कोई फैसला करता था ना कोई बात चलती थी। अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि व्हाट्सएप के 10 जमातें ताबे होंगी 178 के कि 178 ताबे होंगे नंबर 10? ये बड़ा सवाल है, ये इसका जवाब नहीं दे रहे। बड़ा सवाल है। अच्छा, इन्होंने पहले भी बात घुमाई है। हाँ। और अब देखिए लोग तो आगे चलना चाहते हैं ना, तो चले हम भी सियासत को आगे चला देते हैं। हाँ। हम भी कहते हैं जी आए चले आगे चलते हैं। बिल्कुल। देखिए अब यही तो मैंने पहले भी अर्ज की कि ये तो चौधरी साहब ने फैसला करना है। देखिए अब जो फैसला फिलहाल हुआ है। वेलकम बैक। अभी अपडेट आपके साथ शेयर की थी जी वज़रा की हल्फ बर्दारी के हवाले से। तो जो नाम जिन पर गौर किया जा रहा है उसको कौन सी वजारत मिलने वाली है? बट साहब
देखिए पहले तो चीज़ ये है कि इन तमाम लोगों को वही वजारतें मिलेंगी जो ऑलरेडी इनके पास थी। हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ सकती है। वो चेंज ये है कि अभी सबसे पहले तो ये डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सबसे पहले उनके खिलाफ जमा हुई थी। तो डिप्टी स्पीकर को ये हटाएंगे। उसके लिए अब ये सोच रहे हैं कि किसको लेके आ जाए। जैन कुरैशी अभी आए हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे, उनका नाम भी ज़ेर गौर है कि उनको लाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर स्पीकर की सीट भी खाली अब हो गई है चॉइस साहब के बाद। अब उसके लिए जो है मियां महमूद रशीद और सप्तान खान के नाम भी ज़ेरे गौर है। अब इसके अंदर इन्होंने फैसला करना है, ये चेंजिंग आएगी, क्योंकि सप्तान साहब भी पहले मिनिस्टर रहे हैं, मियां साहब भी मिनिस्टर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ही एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर बन जाता है, ये भी हो सकता है कि सप्तान खान को स्पीकर बना दें और डिप्टी स्पीकर जो है वो मियां महमूद रशीद बन जाए, या उलट भी हो सकता है। तो अगर ये चले गए तो ये वजारतों से निकल जाएंगे। बाकी यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, असलम इकबाल साहब हो गए, मुराद राज साहब हो गए, इनको जो है अम्मार यासिर हो गए, इनको वही पुरानी वजारतें। हाँ, इसके अंदर 2-3 जो नए लोग आ रहे हैं, मसलन अली अफजल साई साहब। जी जी, मैं समझता हूँ। आप तो अली अफजल साई साहब एम्बिग्विटी पैदा करते हैं, देख के ना मेरी तरफ के नहीं की अपनी एक लैंग्वेज है, एक दूसरे की नहीं, वो अली अफजल साई साहब नौजवान है, खासे पावरफुल भी हैं, खानदान बहुत बड़ा है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके हाथ हैं, मजबूत हाथ हैं, खुद स्पीकर रहे हैं। मैंने जब अफजल साई साहब स्पीकर थे तो मैंने एक पेशी भी भुगती हुई है उनके पास, तो इनको भी वजारत देंगे। एक कुछ साबिक वज़रा जो हैं वो रात एक हेलीकॉप्टर पे भी परवेज़ इलाही साहब के साथ गए हैं। देखिए एक ऐसी हमारी शख्सियत है, उनको देखिए एक कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई खबर एक दूसरे से निकलवा लें। उनको क्या मिलेगा? नहीं, मैं तो उस पर स्पेसिफिक कुछ लोग तस्वीरें रात में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर में बैठे हैं परवेज़ इलाही साहब और पीछे कुछ पीटीआई के लोग। देखें जो लिख के दिया जाएगा, जो लिख के दिया जाएगा वो पेश किया जाएगा, और जो वो मांगेंगे वो मिल जाएगा। कल आ रहे हैं वैसे इमरान खान साहब लाहौर, कल आ रहे हैं, कल फैसले होंगे बहुत सारे, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। वैसे हमारी एक शख्सियत ऐसी है जो बहुत सारे दरिया दिली के काम करती हैं, उन्होंने रात भी दरिया दिली का काम दिखाया है, तो वो सबके लिए करते हैं। बड़ा वसी उनका दस्तर खान है, उस दस्तर खान से सब मुस्तफ़ीद होते हैं। हाँ, मुझे पता लग गया अब आपका प्रोग्राम वाइंड अप होने लगा। हाँ, मैं ये भी बता दूं, ये जो जितने लोग हैं ना भाई, पुराने वालों से तो गाड़ियाँ वापस आ गई, वो ना गली मोहल्लों के अंदर ना, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, हमने देखा है, गली मोहल्लों के अंदर ना वो ये जो आप बागों में जाएं तो वो एक झूला लगा होता है जो गोल गोल घूमता है, चेयर्स कहते हैं, पंगूड़ा जिसको आप कहते हैं। तो गली मोहल्लों के अंदर ना वो एक बंदा आता था तो वो आके आवाज लगाता था, 1 रुपये दे झूठे लै लो झूठे, 1 रुपये दे झूठे। तो ये नई गाड़ियाँ जिन जिन को मिलेंगी ना, तो वो मेरा ख्याल है जून जुलाई अगस्त, आधा मिनट तो मैं एक आखिरी बात जरूर झूठे लैंड झूठे ला लो झूठे। ये तो बात बट सब जो करते हैं ना, करते बात सीरियस है, लेकिन वो उसको मजाक इसलिए कर लेते हैं कि बोर्ड नहीं करना ना लोगों को, वो बात समझ भी जाए और एंजॉय भी करें। ज़िंदगी में ना इंसान को सोच समझ के बहुत सारी बातें करनी चाहिए। पीटीआई में अब मकाफात अमल का एक लामुतनाही सिलसिला मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ ये करते जा रहे थे ना, वही आगे बो के वही काटते जा रहे थे। ये डिप्टी की गैर कानूनी रूलिंग देने के जो उन्होंने एक बुनियाद डाली, फिर बंदे डीसीट कराने की, अब बंदे डीसीट होने के आगे इनके अंदर खुद खड़ा है। एक बात जो है ना, वो मैं रात बड़ा सोचता रहा उस पर कि सारी चीज़ें तो होगी, जो कुछ इन्होंने छेड़ डाली वो इनके आगे आती रही, और इन्हीं के फुटप्रिंट्स पे जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी आगे खेलती रही सियासी तौर पे। लेकिन जो बंदे इन्होंने उजलत ने या बहुत तेज़ी के साथ अंदर करने की रिवायत डाली है, वो कब मकाफात अमल में पलट के आनी है बट साहब? वो भी आएगी। मुझे खौफ है, आप ये देखिएगा, मुझे खौफ है इस चीज़ का। खौफ नहीं है, नहीं खौफ नहीं, आप मेरा मिनट ले जाएंगे। खौफ नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इंतजार करवा आइंदा आने चंद वाले दिनों में देखिएगा, ये भी मकाफात अमल और इनके खिलाफ भी बड़े बड़े केसेस वो भुगतना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, हम चाहते हैं आप खुश रहें, सेहतमंद रहें,
और आपके जो जो छोटे छोटे मसाइल चल रहे हैं उनका हल हम आपके साथ शेयर करते रहें। अच्छा जी, अब जो हमें फीडबैक अक्सर मौसूल होता है, हर कोई परेशान कहता है हम परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशनें लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे मसले घर में ऐसे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, एक्चुअली सभी लोगों के लिए, वो महंगाई बना है, और उसी महंगाई से आगे सब चीज़ें चल रही होती हैं। घर में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, डिप्रेशन चल रहा है, सर दर्द हर दूसरे बंदे का मसला बन चुका है। सो अब लोग कहते हैं ये जो डिप्रेशन है, ये जो टेंशन है, हर वक्त की टेंशन जो सर पे सवार हुई है, दफ्तर जाएं अलहदा टेंशन है, सुबह दुकानें जाके खोलें अलहदा टेंशन है, पता नहीं काम आज होगा भी या नहीं होगा, घरों में जाएं तो फिर अलहदा से टेंशन है। अब इस टेंशन से छुटकारा लोग कहते हैं कैसे पाएं? जिंदगी तो गुजारनी है, 2 वक्त की रोटी भी खानी है, लेकिन हर वक्त का जो एक सर पे सवार हुआ है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, किस तरह से इस डिप्रेशन से हम अक्सर हम देखते थे जी, लोग टीवी ऑन करते थे, कोई ड्रामा देख लेते थे और कोई मूवी प्लान कर लेते थे डिप्रेशन से। अब मूवी के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए, टीवी लगाएंगे तो वो वैसे ही डिप्रेशन का घर आजकल बना है, जो आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, बस हर टीवी चैनल पे आपको हाला लाला मची नज़र आ रही है। सो ये डिप्रेशन हमने कैसे ख़त्म करना है? हमारे साथ मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, उनसे इसका कोई हल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल? अल्लाह का बड़ा शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, डिप्रेशन पे हम बहुत सारे शो कर चुके हैं, मुश्किलात पे, परेशानियों पे, लोग कहते हैं हल निकाल के दें इसका, कोई कैसे निकालना है? अच्छा देखें ना, ऐसा है कि ये एक ऐसा मौजू है जो मेरा ख्याल है हर वक्त में, हर दौर में इस पे बातचीत चलती रहती है। बल्कि मैं वो जो यूट्यूबर्स पे हमने लास्ट टाइम किया, हाँ तो ये भी टिप है कि जब भी आप इस मौजू पे यूट्यूब पे बात करेंगे ना तो ज़्यादा देखी जाएगी। ये एक पॉजिटिव टॉपिक्स में और सोल्यूशंस में लोग जानना चाहते हैं अपने दुख से, परेशानी से, डिप्रेशन से कैसे निकले। अच्छा देखें, इंसान का जो जहन है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, दिमाग नहीं, दिमाग तो एक बॉडी का पार्ट है, उसका जो फंक्शन है वो माइंड है, जहन। माइंड जो है उसकी जो स्टेट्स हैं, हालतें हैं, वो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक इसके साथ है कि आपके पास होप कितनी है, उम्मीद जो है ना, ये उस पे चलता है। अगर माइंड में होप नहीं है, आप में होप नहीं है, यानी होप का भी मतलब क्या, कल पे यकीन, वो कल जो अभी आया नहीं है, कल पे अगर यकीन नहीं है तो आज आपका खराब हो जाता है। अब आज दुनिया के बेस्ट खाने आपकी टेबल पे पड़े, बेहतरीन गाड़ी आपके घर के गैरेज में खड़ी है, बेहतरीन साइज का घर आपके पास है, बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ है, लेकिन अगर कल पे यकीन नहीं है तो ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। और नाउमीदी, यानी उम्मीद खत्म हुई, नाउमीदी आई तो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बेहतर हालत में आपका माइंड नहीं होगा और आप परेशान होंगे ऐसे ही। सो कल के साथ, कल पे यकीन के साथ जहन की हालत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब अगर कल पे यकीन को समझना है, यानी इसको बेहतर बनाना है, स्टेट ऑफ माइंड को, तो क्या करें? यानी एक लम्हे के लिए तो आप सबसे पहले, मैं ये मौजूद बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा कि मुल्क के हालात वाकई बड़े ख़राब हैं और जो अनसर्टिनिटी है, मैं यकीनन इसके बड़ा खिलाफ हूँ और मैं ये रजिस्टर्ड करूँगा अपनी बातचीत को, मैं उसको कहीं स्ट्रेंथन नहीं कर रहा। लोग ये समझते हैं कि मैं शायद कह रहा हूँ उसको कबूल कर लिया जाए, अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं, सबसे कलेक्टिव सारी सोसाइटी के लिए बड़ी। मैं एक फ़र्द वाहिद से बात इस वक्त कर रहा हूँ। फ़र्द वाहिद ये समझे कि आज के दिन, सिर्फ आज के दिन को अगर आपने प्लान करना है ना तो बड़ी फिक्रें कम हो जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि माइंड जो है ना, इट्स लाइक अ मॉन्की कहा जाता है। जैसे मॉन्की जंप करता है ना, माइंड जंप करता है, पास्ट में चला जाता है। अच्छा, फिर पास्ट भी दो तरह के हैं, एक है गुड पास्ट, एक है बैड पास्ट। गुड पास्ट ये है कि अच्छी याद, बैड पास्ट है बुरी याद, बुरा वाकया। माइंड जंप करता है और पीछे जाता है और बैड पास्ट के पास चला जाता है। आप अच्छे खासे सब में बैठे होते हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका माइंड बैड पास्ट की तरफ गया। अच्छा, अगर बार बार जाता है और बैड पास्ट में रहने लग पड़ता है, इसका मतलब आपको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन हो गया, आप माजी में रहने लग पड़े, यानी माजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है डिप्रेशन के साथ। ये याद रखिएगा, लगता ये हाल में है, ज़हनी हालत तो हाल की होती है, बिल्कुल है, लेकिन वो जुड़ी कहीं ना कहीं पास से होती है और बैड पास से जुड़ी होती है। अच्छा, अब बैड पास में रहने से क्या होता है? लगता है जिंदगी बुरी है, जिंदगी में बुरा ही हुआ है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों होता रहा, बुरे लोग मुझे मिले, धोखे मेरे साथ हुए, सच्ची मोहब्बत मुझे नहीं मिली, हालात मेरे खराब रहे, जब भी कारोबार शुरू किया वो खराब हो गया, मामलात मेरे ठीक नहीं है,
डिग्रियाँ मेरी ठीक नहीं थी, यूनिवर्सिटी मुझे ठीक नहीं मिली, ससुराल मुझे ठीक नहीं मिला, खामद दुनिया का तोहफा एक मुझे मिल गया। हर बुरी चीज़ को याद करते करते आखिरकार आप कहते हैं कि ये ज़िंदगी को अच्छी नहीं है, बैड पास्ट। हाँ। अच्छा, बैड पास्ट का मतलब ये भी है कि आपको एक बीमारी लग चुकी है और वो बीमारी है नाशुक्रेपन की। गुड पास्ट को देखने वाला, देखिए बैड पास्ट भी गुड पास्ट भी है, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन आप अगर सिर्फ बुरा ही देखने के आदी हो गए हैं तो फिर आपके माइंड में बुरी सोचें ही आएंगी। जिस तरह मिसाल ले लीजिए, आज मैं फर्ज करता हूँ आपने जो कलर पहना है वो ऑरेंज कलर है और मैं इस पूरे सेट पे ऑरेंज कलर ढूंढूं तो जहां जहां ऑरेंज है मुझे ऑरेंज नजर आ रहा है, लेकिन फर्ज करें मैं हर वक्त ऑरेंज ही देखता रहूं या ऑरेंज ही ढूंढता रहूं तो मुझे फिर ऑरेंज ही दिखाई देगा, मुझे बाकी कलर्स दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह बैड पास देखने वाला बार बार बुरी सोचें, बुरी यादें उसमें रहते रहते आखिरकार डिप्रेशन एक दलदल की तरह, ये बंदा एकदम नहीं इसमें जाता, ये पाँव दन से, घुटने दन से, कमर दन से, कंधे तक, आखिर जब बंदा बिल्कुल स्टक हो जाता है ना, बेबस हो जाता है, तो दलदल में क्या होता है, बंदा जिंदा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बेबस होता है, फिर सांस घुटना शुरू होता है। इसी तरह डिप्रेशन में बंदा आहिस्ता आहिस्ता उसका शिकार हो जाता है। अब अगली चीज आ जाती है एंग्जाइटी। ये मैं सादा जुबान में समझा रहा हूँ, मैं को माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि एक स्पीकर हूँ, उस्ताद हूँ, एक एक्सपोजर है मेरा, तो ये मेरी बात को माहिर नफ्सियात माइंड ना करें कि जी मैं उनके बिहाफ पे समझा रहा हूँ, वो ज्यादा मेरे से बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन मैं लेमैन से बात कर रहा हूँ। अगर मैंने उसको डिप्रेशन समझाना है तो कैसे समझूंगा। अब फ्यूचर की तरफ आ जाते हैं। फ्यूचर भी दो तरह का होता है, गुड फ्यूचर, बैड फ्यूचर। गुड फ्यूचर ये उम्मीद, सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के निज़ाम पे यकीन, अपनी मेहनत पे यकीन, खुद पे यकीन, ये एतमाद कि अल्लाह ने मुझे ऐसी सलाहियतें दी हैं, हम सबको दी हैं, जिससे हम मुश्किल से मुश्किल हालात से निकल आते हैं बाहर। पास्ट में भी निकले हैं, ये अल्लाह ने हम में एक रखा है कमाल की एक सिफ्त इंसान में, ये मुश्किल तरीन हालात में जाने के बावजूद कोई ना कोई खिड़की खोलता और निकल जाता है। आप हम सब सुनने वाले देख लें, कोई ना कोई रात ऐसी आई होगी कि आपने कहा होगा पता नहीं गुजरनी कि नहीं गुजरनी, रात खत्म हुई, दिन आ गया। कोई दिन ऐसा आया होगा आपने कहा अल्लाह करे गुजर जाए, दिन खत्म हुआ, रात आ गई और कितने साल गुजर गए। हम सब ने जिंदगी में मौतें देखी होती हैं, बड़े बूढ़ों की, दादी की, नानी की, किसी न किसी की। वो दिन इतना मुश्किल होता है और आज बरसियां भूल जाते हैं हम। इसका मतलब है बैड पास्ट भी भूला जा सकता है। अच्छा, फ्यूचर जो है उसके बारे में इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज, खदशे, ये क्यों सब पे इस वक्त एक डिप्रेशन की फिजा और नाउमीदी की फिजा आई हुई है। मुल्क के हालात अनसर्टन हो गए, मुल्क में मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, कारोबार में मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे। और वो जो हम ऑफ कैमरा कह रहे थे बात कि हर कोई नफसा नफसी छीनने में, बनाने में, जोड़ने में ये पड़ गया कि पता नहीं कल को क्या होना है। तो बैड फ्यूचर जो है वो होप खत्म करता है। जब होप खत्म होती है तो आप आज की मेंटल स्टेट, जो प्रेजेंट स्टेट है, वो अच्छी नहीं रहती। अब एक नुक्ता बड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि आप लगातार बैड पास्ट में रहे उसकी याद में, तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप लगातार बैड फ्यूचर में रहें, आपका दिमाग, आपका माइंड सॉरी, वो ऐसे फ्यूचर में खदशों में बार बार रहे तो एंजाइटी हो जाती है। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, आप परेशान। एंजाइटी का मतलब है कि आपको घुटा हुआपन महसूस हो रहा है और कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक अटैक हो जाता है, आपको हर वक्त एक खलबली पड़ी रहती है, आप एक बेचैनी का, यानी कि असल में इंसान जैसे जहाज अल्लाह ना करे अगर किसी टर्बुलेंस में आता है ना तो हम अलर्ट होते हैं, हम ग्रिप करते हैं ना, ऐसे ही है। अल्लाह खैर करे देखते हैं, हम समझते हैं हम पकड़ेंगे तो मजबूत महसूस करें, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी सीट को पकड़ लेते हैं, अगली सीट को पकड़ लेते हैं। अगर कुछ हुआ ही नहीं है और हम इनसिक्योर होकर चीजों को पकड़ना शुरू हो रहे हैं, ये एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब है कि आपकी जहन की हालत में एक खदशा है, इनसिक्योरिटी है, और ये बैड फ्यूचर यानी एक मुस्तकबिल ऐसा जो अभी आया नहीं है, एक ऐसा हादसा जो हुआ नहीं है। आपके माइंड ने ऐसे जंप करके सोचा ये फलाना मर ना जाए, आपने सोचा ये हो ना जाए, आपने सोचा मेरा कारोबार खराब ना हो जाए, आपने सोचा मेरा गुजारा कैसे होगा, आपने सोचा अगर ये सिटी 42 की जॉब ना रही तो क्या होगा। ये ख्याल है, तो ख्याल आते आते उन्होंने क्या किया, आपके इस प्रेजेंट को खराब कर दिया। अब वहां हुक्म किया, जरा सुनिएगा, दीन कहता है, अल्लाह ताला कुरान में वादा करता है, क्लियर मैसेज है कि मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। अच्छा, रहमत से ना उम्मीद का मतलब क्या है कि मुस्तकबिल अच्छा आएगा, खैर के दिन आएंगे। ये जो एक गुड फ्यूचर है इस पे यकीन होना चाहिए, एक गुड लक पे यकीन होना चाहिए। जिस मालिक ने पालते हुए यहाँ तक आपको पहुंचा दिया है, और योर वेरी कंफर्मेशन, किसी पता नहीं ब्लॉग में किसी जगह मैंने पढ़ा कि 14 साल तक पता नहीं कितने % लोग मर जाते हैं, 14 साल की उम्र तक कितने % मर चुके होते हैं। बड़े बच्चे छोटे होते मर जाते हैं बीमारियों की वजह से। बड़ी दुनिया में थोड़े लोग हैं जो 60 की एज क्रॉस करते हैं। तो हम अच्छे खासे बैठे नाश्ता करके सिटी 42 लगा के इस वक्त प्रोग्राम देखते हुए
हम बैठे हुए और हमें परेशानी है, पता नहीं कल को क्या होगा। जो रब आज तक पाल रहा है ना, यकीन रखिए वो कल भी पालेगा। सो कल पे यकीन, मुस्तकबिल पे यकीन, अपने रब पे यकीन, अपने टैलेंट पे यकीन, खुद पे यकीन। दो निज़ाम है जी, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। एक निज़ाम है जो स्टेट का निज़ाम है, ऑब्वियस है पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, इंसाफ नहीं मिलता, मेरिट पे चीज़ें नहीं हैं, जॉब्स नहीं मिलती, हर इदारे में बेशुमार तरह के कहतु रजाल किस्म की कैफियत है बिल्कुल। लेकिन एक निज़ाम मेरे अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, उस निज़ाम में कोई सुखम नहीं है। वो कहता है मैं मुनसिफ हूँ, वो इंसाफ करता है। सबके लिए वो कहता है मैं मेहनत का अजर देता हूँ, वो देता है। वो कहता है तुम दुआ मांगो, मैं सुनता हूँ। वो कहता है शुक्र अदा करो, मैं और बढ़ा देता हूँ। इस सारे के सारे कहतु रजाल में, इस हलाल अल्लाह में, इस सारे के सारे मसाइल में अभी भी कई लोग बड़े पुरसुकून बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें समझ आ गई है कि अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना है, कल पे पूरा यकीन रखना है, उसके बनाए हुए निज़ाम पे पूरा यकीन रखना है, और जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें। देखिए, अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाएं। सिटी 42 अना में आयशा हम सब मिलकर एक प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, आपकी एक वो कह लीजिए एक सकूत वाले पानी में कंकर फेंक सकते हैं। लेकिन आप जो कर सकते हैं ना, ये ज़रूर डिसाइड करें वो आपने करना है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बड़ी फिक्रें, बड़ी परेशानी अल्लाह पे छोड़ें। बिल्कुल, आप बड़ी फिक्रें पालने वाली नहीं होती। मसलन फिक्रें होती हैं कि जी मेरे पोतों का क्या बनेगा। अल्लाह के बंदो, जिस रब ने आपके परदादों को पाला है ना, वो आपके पड़पोतों को भी पाल लेगा। बच्चों का क्या बनेगा, यार वालिद आपका पलता आ रहा है, वो अगली नस्ल भी पल जाएगी। ये हम जो सबसे बड़ा जुल्म और सितम करते हैं ना, कल के खौफ और खदशे की वजह से चीजें जमा करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर इतनी जमा कर लेते हैं, ये बड़ी एक अहम बात है, ये फिलोसफिकल सी बात लगेगी। जब आप बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं ना, तो फिर मौत बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि साथ तो लेकर नहीं जा सकते। ऐसे ही है। जस्ट इमेजिन, आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया है और आपकी गाड़ी में जगह कोई नहीं है, और आपने जैसे इस्लामाबाद तक जाना है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है कि मैंने कितना कुछ। एयरपोर्ट पे कभी आप देखिएगा, आपने बैग बड़े पैक कर लिए हो ना, और वो कहें जी बैग साथ नहीं जा सकते, आपकी उस वक्त कैफियत क्या होती है। और इस जिंदगी में से जब आपने जाना है तो कुछ साथ लेके नहीं जाना, खूबसूरत मिसाल खाली हाथ आपने जाना है। जितना ज्यादा जमा किया है उतनी मुश्किल है। अच्छा, इसलिए दीन जो है ना, ये बड़ा एक अहम मैसेज मैं आपको देने लगा हूँ। दीन माल को मना नहीं करता, पैसे को मना नहीं करता, लालच को मना जमा करने में कोई हर्ज नहीं है अगर मकसद है कोई। लेकिन मकसद के बगैर अगर जमा मालूमात दादा कर रहे हैं, आप जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, और आपको ऑब्सेशन हो गया, बीमारी लग गई है, हर चीज ज्यादा, हर चीज ज्यादा, हर चीज ज्यादा, तो हर चीज ज्यादा की वजह से सबसे मुश्किल जो चीज हो जाएगी, जिंदगी तो मुश्किल होगी, मौत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि छोड़ के जाना होगा, तो छोड़ के जाने की जो तकलीफ है ना, वो फिर आपको, वो मेरा ख्याल है वही मौत है, वही मौत है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो हमारी इस बात का तमाम एंड में ऐसे करना चाहूँगी, शुक्र करना सीखें। अल्लाह ताला ने जितना आपको नवाजा है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, जितना उस ज़ात का शुक्र अदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला फरमाता है, जब अपने से नीचे देखोगे तो आप खुद मेरा शुक्र अदा करते हाथ नहीं आओगे। आपको कोई बीमारी है, अपने से ज़्यादा बीमार को देखें। आपके पास पैसा कम है, उन लोगों को देखें जिनके पास वो भी नहीं है। तो आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हाथ नहीं आएंगे। वो जो खुशी हम बात कर रहे हैं कि कैसे तलाश करनी है, आप खुद ब खुद खुश रहना शुरू हो जाएंगे अगर आप उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह आगे सब अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच कासिम अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। थे सो नाज़रीन, हमने अभी बात की कि एंग्जाइटी, परेशानी, बेचैनी का क्या हल हो सकता है, क्यों सब लोग परेशान हैं, एक्चुअल उसकी रीज़न क्या है, उससे हमने ख़त्म कैसे करना है। कासिम अली शाह साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस पर रोशनी तो डाल दी है। लेकिन कुछ हम जब कहते हैं ना कि कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि अगर आप काम कर करके थक गए हैं, या परेशान रह के थक गए हैं, या बेचैन हो गए हैं, या काम की थकावट से अब आपको इस मशीन जैसी ज़िंदगी से थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रेक चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए वो तो मैं ज़रूर बताऊँगी, मैंने क्या किया आपके साथ वो शेयर। तो ये कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर किए। एक छोटा सा टूर जो कि वादी कश्मीर का हमने किया, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे, बहुत ही खूबसूरती, ये कुदरती हुस्न जो पाकिस्तान में है बिलाशुबा कहीं नहीं है। सो अगर आप काम करके थक गए हैं और अगर आप थोड़ा सा अपनी टेंशन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ज़रूर आप इन जगहों पर जाएं और इन्जॉय कीजिए। बिलाशुबा हमारे पास ये जो कुदरती नज़ारे हैं, ये आपको एक्चुअली इन जगहों पर जाके पता चलता है कि पूरी दुनिया भी अगर आप घुमाएं हैं तो अल्लाह ताला ने जो हुस्न इन नज़ारों में रखा है वो कहीं नहीं है।
सो इसके लिए आसानियाँ आप किस तरह से हो सकती हैं? हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट आपके लिए क्या क्या सहूलियात दे रहा है? वो लोग जो कि यहाँ से जाते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट उनसे करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने वहाँ जाके ऑब्ज़र्व की वो ये है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, आप यकीन माने इतनी खूबसूरत जगह हैं और आप सैरो तफरी की घर से गए हैं, आप वहाँ जाके गन डाल रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर अगर खाना पीना कुछ कर रहे हैं तो वहीं पर अपनी चीज़ें छोड़कर आ रहे हैं, वहीं पर ही आपने सामान अपना जो है वो वहीं पे छोड़ दिया, जो चीज़ें आपको इस्तेमाल के लिए नहीं चाहिए या जो चीज़ें वहाँ पर हैं मौजूद उनको भी आप ख़राब कर रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आपने जाकर वहाँ पर ये जो कुदरती मनाजिर जिनको आप इंजॉय करने जा रहे हैं, जो वहाँ का असल हुस्न है, उन चीज़ों को ख़राब मत कीजिए, वहाँ पर गंद मत डालिए, जगह जगह कूड़ा मत इकट्ठा कीजिए। ये चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें ये ज़रूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। सेकेंडली, हमने बात करनी है कि हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट सियाहती मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं उनकी आसानी के लिए क्या कर रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, एहसन भुट्टा साहब, उन्हें वेलकम कहेंगे और सेक्रेटरी टूरिज़्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैं। सो हमने उनसे ये जानना है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट क्या क्या सहूलियात टूरिस्ट के लिए लेकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ मनाजिर अपने ट्रिप के शेयर किए हैं। सो ये तो एक छोटा सा मंजर था, छोटा सा हिस्सा था कश्मीर, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर हैं जो कि देखने के लायक हैं। क्या करे टूरिज़्म डिपार्टमेंट इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, टूरिस्ट के लिए? ये जो आपने मैसेज दे दिया है ना, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म या रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, ये देखें ये पढ़ने से नहीं आती बात। आपका एटीट्यूड, बिहेवियर में जो तब्दीली है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सारे पढ़े लिखे, जितने आप भी देखें, आप जितने टूरिस्ट गए हुए थे सारे पढ़े लिखे हैं, फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, खाया है, चिप्स फेंके हैं, बोतल वाइन फेंक दी है। तो जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से नहीं ना आएगी, तो इसके लिए हम जो आपने बात की है, एक काविश है जो हमारी गवर्नमेंट ने या अभी हमने शुरू की है। एक तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम रखा है पंजाब टूरिज्म स्क्वाड। ठीक है। अच्छा, ये पुलिस से डिफरेंट है। पुलिस, पंजाब टूरिज्म पुलिस भी आपने नाम सुना होगा। जब मरी का वाक़या हुआ अनफॉर्चुनेटली फरवरी में, तो इन्होंने पंजाब टूरिज्म पुलिस, पिंडी पुलिस ने और बड़ी अच्छे तरीके से सहूलत के लिए रखी। लेकिन पुलिसिंग और स्क्वाड में डिफरेंस है। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं। वो हमने एक ना 106 लोगों का जो है स्क्वाड बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज ने, जो हमारा कटाई डिपार्टमेंट है। उसमें आप देखें 11 फीमेल्स भी हैं। अच्छा, 11 फीमेल भी हैं और उसमें पूरा स्क्वाड है। स्क्वाड क्या करेगा? उसको पहले तो हमने फील्ड में लगाने से पहले हमने सोचना है कि उनको ट्रेनिंग, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देनी थी। ट्रेनिंग जो है वो दो कंपोनेंट है, एक हार्ड कंपोनेंट है, एक सॉफ्ट स्किल्स है। तो हार्ड कंपोनेंट आपको पता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ और जो क्लाइंबिंग है, बारिश हो रही है तब आपने कैसे जाना है, ये हमने रेस्क्यू 1122 जो डॉक्टर साहब हैं या इमरजेंसी सर्विसेज है उनसे हम ये करवा रहे हैं। 2 हफ्ते की हमने लास्ट वीक में शुरू करवाई थी। जो असल कंपोनेंट है वो सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर, जो विजिटर्स आए हैं या टूरिस्ट आए हैं उनको, फैमिलीज भी हैं, उनको कैसे करना है, उनको रास्ता कैसे बताना है। या होटल, बड़ा आपने सुना होगा कि मरी बाइकआउट एक मुहिम चली कि जी बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं, किराए एकदम एक्स्ट्रावेगेंट हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो डीटीएस का एक लॉ था उसके, लेकिन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कोई नहीं थी। तो ये जो पंजाब टूरिज्म स्क्वाड है, ये होटल्स और रेस्टोरेंट के जो किराए वगैरह हैं, ये उनको भी मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करेगा। बहुत सारे लोगों से लिया है जो मरीज से आए हैं कि वाकई वहाँ पे थोड़ा सा ये इशू चल रहा है कि किराए बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं या चीजें बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगी हैं, हालांकि बाकी जगहों पर ऐसा नहीं था। इसमें मैडम मैं अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी पता हो ये पंजाब टूरिज्म स्क्वाड यहाँ पे क्यों लाया गया। मैं 2007 में, जिस तरह आप कश्मीर में हैं तो मैं गिलगित में भी रहा हूँ, 2 साल होम सेक्रेटरी था। तो हम फॉर द फर्स्ट टाइम 2017 में पंजाब जो गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म पुलिस बनाई थी। अच्छा। क्योंकि सबसे ज़्यादा सयाह वहाँ पे जाने शुरू हुए। जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन हुआ तो लोगों ने बाबू सर खुल गया तो जाते थे। तो वो उसके लिए एक एमरजेंसी, वहाँ पे एमरजेंसी मैटर बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो गई है, लोग परेशान हैं, 2-2 दिन सड़कों पर खड़े हैं। तो इसको करने के लिए वो टूरिज्म पुलिस बनाई। जब 2019 में जब ये गवर्नमेंट आई, पिछली गवर्नमेंट जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनका टूरिज्म पर बड़ा फोकस था, तो केपीके में उन्होंने एक केपीके पुलिस बना दी। पंजाब गवर्नमेंट ने भी 2021 में ये काम शुरू किया, इस पर ग्राउंड वर्क शुरू किया। अब जाके ये जो ग्राउंड वर्क मुकम्मल हुआ है, लेकिन इसको जो कैबिनेट ने जब अप्रूवल देते हुए कहा कि इसको थाने की पुलिस से डिफरेंस रखना है, इसलिए इसका नाम स्क्वाड रखा गया है, पंजाब टूरिज्म स्क्वाड।
अब ये तो बैकग्राउंड हो गई। ठीक हो अब गया। ये मैंने बताया कि 106 लोगों का स्क्वाड आ गया है, उसकी ट्रेनिंग हम रेस्क्यू से तो करा रहे हैं। जो सॉफ्ट कंपोनेंट है, जो एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिवेशन, रिस्पेक्ट टू द फैमिलीज, उनसे बात कैसे करनी है, होटल वालों के साथ करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, ये किसने करानी बड़ी है। अच्छी चीजें हैं यार। ये वो ईथम हमारा एक अदारा है TDCP के अंडर, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, उसके तहत हम ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। अभी आपने शाह साहब की बात की है, वो भी एक इसमें गेस्ट स्पीकर हैं, अमजद साकिब साहब उसमें गेस्ट स्पीकर हैं, लशारी साहब हैं। तो इस तरह के हमने काफ़ी लोगों को मोटिवेट करके ये 2 वीक की वो करेंगे। जब ये 4 वीक्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो 14 अगस्त आ रही है, हमारी 75th बर्थडे भी है, तो हम इंशाल्लाह 13 अगस्त को इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च कहाँ करेंगे, इसके लिए हमने 3 जोन्स बनाए हैं। एक है नॉर्दर्न जोन, जिनका नॉर्थ पंजाब है, जिसमें मरी, कोटली, सतियाँ का इलाका आता है, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि सीजन अभी यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद एक सेंट्रल जोन है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लाहौर, ननकाना साहब, आप समझते हैं यहाँ पे कितने श्राइन्स हैं, दाता साहब है, मियाँ मीर है, वहाँ पे कुछ होते हैं, तो वहाँ पे भी ये स्क्वाड काम करेगा। आप देखिए ननकाना साहब में जो सिख कितने ज़्यादा आते हैं, या आपके ये अप्रैल गुजरा है बैसाखी के वक्त में, या नवंबर में जब उनकी गुरु नानक साहब की बर्थडे की सेलिब्रेशन है, तो ये सेंट्रल पंजाब को कवर करेगा। इसी तरह सदर्न पंजाब जो है, जो बहावलपुर, DG खान और मुल्तान पे डिवीजन पे मुश्तमिल है। हम एज ए TDCP जो हमारा अदारा, वो 40 जीप रैली भी कराता है, थल जीप रैली भी कराता है, तो वहाँ पे लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ये पूरा स्क्वाड हमने वो सोच समझ के गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमारे तीनों रीजन्स में जहाँ पे भी कोई टूरिज्म की एक्टिविटी हो रही हो, या कोई श्राइन्स पे कोई है, या बुद्धिस्ट आ रहे हैं, जिसमें आजकल टेक्सला में बुद्धिस्ट आए हुए हैं, तो उनके लिए वहाँ पे लगाने के लिए ये इसका एक स्कोप ऑफ वर्क है। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं और ये सब कुछ टूरिस्ट के लिए किया जा रहा है। सो मैं यहाँ पे कुछ आपसे वो गाइडलाइन भी लेना चाहूँगी जो लोग प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने किसी सियाती मकामात का रुख करना है। बेस्ट इस वक्त कौन सी प्लेस है जहाँ पर सियाहत के आप पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा होगा, आपको जगह भी अच्छी मिलेंगी, कुशादा मिलेंगी, खूबसूरती भी है, क्या रिकमेंड करेंगे? एज ए पंजाब की तौर से बात करें तो सारे मरी को भागते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, जहाँ हम गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, स्वात, कागान, नारायण जाते हैं, लेकिन एक याद रखिए, वेदर सबसे पहले देखें, सबसे पहले एडवाइजरी, वेदर एडवाइजरी देखें। आजकल फ्लडिंग का सीजन है उन इलाकों में, तो इसलिए कब ऐसी जगह में ना जाएं कि फंस जाएं फैमिली के साथ, पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब आप जाते हैं तो पहले बुकिंग वगैरह ज़रूर करवा के जाएं, होटल्स वगैरह की। अगर आपने पहले किसी दोस्त से या ऑनलाइन आजकल बुकिंग बहुत हो जाती है, वो करवाए होंगे तो आप मुश्किलात से बचे रहेंगे। सही। और तीसरी चीज़ जो होती है ना, वो आपका एक जो है लगेज वगैरह है, वो ऐसा होना चाहिए जो मौसम के मुताबिक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं कि आपने जाना कहाँ है। पंजाब की मैं बात करता हूँ क्योंकि अभी पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, तो देखें हम एक ही चीज़ रखा हुआ कि जी मरी मरी मरी, ऐसे नहीं है। पंजाब में आपने देखें कोटली सतियाँ हमने बनाया है, उस पर आप डेवलप करने लगे हैं। डेवलप हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। साउथ में हमने फोर्ट मनरो एक अच्छा डेवलप हो गया है, ठीक है। पंजाब की जो टूरिज़्म है ना, वो बेसिकली कल्चर और हेरिटेज बेस ज़्यादा है। बिल्कुल आपने सही। जहाँ पे आपने देखें हड़प्पा के खंडात भी हैं, टेक्सला म्यूजियम भी है, शालामार गार्डन। अभी आप रिसेंटली देखें 2 हफ्ता पहले वो जिस तरह फोर्ट में सैटरडे नाइट होती थी, तो हमने शालामार गार्डन बाय नाइट शुरू कराया है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपनी फैमिलीज़ को, अपने जो टूरिस्ट हैं उनके लिए शुरू किया है। उसमें 13-14 ममालिक के लोग फॉरनर्स भी आए थे, उन्हें बड़ा पसंद किया। और उसको हमने डबल कैसे किया है, उसका मज़ा कि डबल डेकर बस जो हमारी साइट सीइंग बस है, वो टूरिस्ट को लेके जाए, विजिट करे, वो म्यूजिक वगैरह हो, एंजॉय करें और उसी पे वापस आ जाए। तो ये है। और एक एडिशन हमने अब किया है, वो है 1 डे ट्रिप आगाज़ किया है सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। अभी ये लास्ट सैटरडे को आपने देखा 2 दिन का हमने बांसरा गली लेके गए थे लाहौर से, फिर कलर कार रुके, लंच वगैरह डिनर वगैरह सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे बोटिंग करवाई है, फिर वहाँ पे म्यूजियम है, कलर कार म्यूजियम है, फ्रीडम बहुत अच्छा है, वो भी दिखाया, यानी कि हेरिटेज भी दिखा दी है। फिर उधर बांसरा गली भी सैर भी करा दी है जिसमें हाइकिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, ट्री प्लांटेशन भी करवाई। और वो उनको लिफाफे, और बच्चे स्टूडेंट्स थे, फैमिलीज थी ना बच्चे, उनको लिफाफे दिए, बेटा जो लिखकर गंद डाला वो इसको हम डालें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। अच्छा एहसन साहब, मुझे अब वाइंड अप की तरफ जाना है। मुझे आपसे ये पूछना है कि हम आगे टूरिज़्म की बहाली के लिए मज़ीद क्या क्या प्लान्स आप लेकर चल रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि हमारे पास ये सियाती मकामात जो है, ये हुस्न जो है, हमने इसको इसी तरह से संभाल के रखना है, बल्कि मज़ीद खूबसूरती की तरफ लेके जाना है। तो
क्या क्या प्लान है आपके फ्यूचर के? 2-3 मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। एक तो आपने देखा है साइट सीइंग बस सिर्फ हमारी लाहौर में चल रही थी, तो हम इसको ना बाइफरकेट कर रहे हैं डिवीजनल हेडक्वार्टर के ऊपर भी 9 हमारे पास नई आ रही है। तो अगले 4 से 5 महीने में जब आ जाएंगी, भावलपुर में हमने शुरू कराई है, पिंडी में कराई है, लेकिन हम चाहेंगे कि फैसलाबाद भी हो, हम चाहेंगे सरगोदा भी हो, गुजरांवाला भी हो। एक तो ये बाइफरकेशन ऑफ ये साइट सीइंग बस हो जाएगी। एक हमने जो मैंने वीकेंड्स के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि डेली विजिट, हमने 3 बच्चे कोस्टर खरीदने लगे हैं, तो हम ये विजिट चाहे छांगा मांगा रिजॉर्ट है वहाँ पे यहाँ सुबह लेके जाए, शाम को एक्टिविटी करके वापस आ जाए। तो ये हम बड़ी अच्छी फैमिलीज को साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है आई मस्ट से। अच्छा जी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, टूरिज्म के हवाले से टूरिस्ट को अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, आपकी कोई हेल्पलाइन, आपकी कोई ऐसी साइट जहाँ पर सजेशंस या फिर कोई शिकायत लोग आप तक पहुँचा सकते हैं? 2 चीज़ें हैं। ये जो पंजाब टूरिज्म स्क्वाड है ना, इसके हमने एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर भी रखा है। ठीक है। ये PITB के साथ मिलकर उसका नंबर है 1421। ठीक है, 1421। ठीक है। कोई भी शिकायत आपको होगी, अगर इस पे आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं अगर वो इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक ना पोर्टल बनाया हुआ है, तो उसका नाम ही एप्लीकेशन आपने देखा होगा पंजाब टूरिज्म एप्लीकेशन। 923 साइट्स ऑफ होल पंजाब, जिसमें हेरिटेज भी है, मजहबी रिलीजियस भी हैं, साइट सीइंग भी है, एवरीथिंग उसमें है। उसमें आपकी लोकेशन भी है, कोऑर्डिनेट्स भी हैं, गूगल कोऑर्डिनेट्स, होटल की भी उसमें हमने डाल दी है। ये तो बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो मिल गई हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। बिलाशुबा हम देख रहे हैं कि जो ये सियाहत के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली हम सब लोगों के लिए फ़ायदा है, लेकिन अगेन रिस्पॉन्सिबल आप लोगों को भी बनना है। इन सियाहती मकामात पर जाके कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रूर सफाई सुथराई का ख्याल रखें। वैसे भी सफाई तो निस्फ़े ईमान है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले कुछ आपको हमने सियाहती मकामात की सैर कराई थी, चाहे पिक्चर्स में कराई थी, और आपको दिखाया था कि कितना हुस्न है जी। मौसम बड़ा मैटर करता है, आप जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं। सो अगर आप अपने शहर में हैं तो यहाँ का मौसम भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो शामिल कर लेते हैं टुडेज़ वेदर। हम चलते हैं कोमल की तरफ, मौसम की सूरत हाल हमें बताएंगी। ओवर टू यू। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करूं तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जो कि वक्फे से बरकरार है। ठंडी ठंडी हवाओं के सिलसिले का जो ही जो है हवाएं चलती हैं, जो फूल हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा निखार आ जाता है और जान देखने में नज़र आती है। लेकिन जो ही हवाएं थमती हैं तो फूल भी मुरझा से जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शहर इस मौसम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। और इस वक्त मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला जैसे कि वक्फे से जारी है, दर्जा हरारत जो है वो भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि माहिरीन की जानिब से 5% बारिश के बरसने के हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आज जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 26 रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 डिग्री तक जाएगा। और जो माहिरीन है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में 31 जुलाई तक शहर में ये बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जबकि 28 जुलाई को तेज़ हवाओं के साथ तूफान के हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो शहरी जो है वो होशियार हो जाएं और महकमों को भी अलर्ट रहने के हवाले। थैंक यू कोमल, थैंक यू। 31 जुलाई तक बारिशें होनी है, वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज़। 28 जुलाई को तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन है। सो मौसम एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ों का जो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं आपने ख्याल भी रखना है। आज का टोटका शामिल करने वाले हैं और आज के टोटके में हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं बिलाशुबा कुरान पाक में भी उसका बार बार जिक्र है कि ऑलमोस्ट हर बीमारी की शिफा है शहद में। शहद का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी सबसे पहले जो इसके फ़वाइद हैं मैं आपको बताती चलूँ। मुसलसल जिन लोगों को रहती है खांसी और जिन लोगों को इशू रहता है कि जी कुछ खाया और गले में उनके इशू हो रहा है, तो शहद का इस्तेमाल अगर आप हर रोज़ रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, बच्चों बड़ों सभी के लिए, इवन कि डायबिटीज़ पेशेंट भी हैं वो भी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। शहद का इस्तेमाल करेंगे आपका गला साफ़ रहेगा। और हमारी तरह जिनका बोलने वाला काम है वो तो रूटीन में अगर शहद का इस्तेमाल करते हैं, 1 कप गर्म पानी लें और उसमें ½ टीस्पून अगर शहद का इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, गला भी साफ़ रहता है। खांसी की जिन लोगों को शिकायतें हैं वो कहा जाता है जी 1 चम्मच शहद में अगर आप काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करके उसको खा लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा वो लोग जो कि वेट कम करना चाहते हैं, शहद का इस्तेमाल उनके लिए भी बहुत मौसर है। कहा यह जाता है कि अगर आप
सुबह के टाइम निहार मुंह गर्म पानी के अंदर शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वेट कम होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे आपके फेशियल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें शहद का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो शहद का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप मसाइल का शिकार हैं, खुश्की बालों में रहती है या आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, तो स्किन बालों के लिए आप शहद का इस्तेमाल किसी भी सूरत में कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या तो पानी के फॉर्म में या वैसे ही थोड़ा रूटीन में इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत सारे, चाहे वो बालों से रिलेटेड है या वेट रिड्यूस करना है, चाहे वो गले के मसाइल हैं, स्किन के इशू हैं, सो अल्लाह ताला ने जब खुद फरमाया कि शहद में बहुत ज़्यादा शिफा है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बनाएं। तमाम लोग इसका इंशाल्लाह फ़ायदा आपको पहुंचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।